चलिए नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीपीएससी मेकर के एक और एपिसोड में। दोस्तों, करंट अफेयर्स का ये टेस्ट है, आप लोगों के डिमांड पे ये शुरू किया जा रहा है। आप लोग बार-बार कमेंट कर रहे थे कि सर पिछले 12 महीने का करंट अफेयर्स का टेस्ट लाया जाए, जहां पर बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह हो। खास करके ये सीरीज लाने का पर्पस ये है, बिहार शिक्षक भर्ती एग्जाम जो आयोजित होना है, उसको ध्यान में रखते हुए ये सीरीज शुरू किया जा रहा है। तो आप लोग रेगुलर इसको देखिएगा, आपका जो तैयारी हुआ है उसका एक प्रकार से बेहतरीन तरीके से आकलन हो पाएगा। आप ये जान पाएंगे कि आपने जो तैयारी की है करंट अफेयर्स की, वो किस आधार पर हुई है, कितना यहाँ से आप सही से हल कर पाते हैं। वो तमाम चीज़ों के माध्यम से आप अपना आकलन खुद से कर पाएंगे। इस वीडियो की बात करें तो इसमें बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह है और पिछले 12 महीने के करंट अफेयर्स के प्रश्न इसमें हमने डाले हैं। तो सेशन की शुरुआत करते हैं। आज की इस वीडियो में प्रश्नों की संख्या 30 है और आपको ध्यान रखना है कि आप यहाँ पर अधिक से अधिक प्रश्नों को हल कर पाएं और वीडियो के अंत में आपको कमेंट करना है कि आपका स्कोर क्या रहा है। तो सारे प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखिए और सभी को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए और सभी प्रश्नों का हम आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी देने वाले हैं। तो ये रहा पहला प्रश्न आपके समक्ष। प्रश्न है कि मई 2023 में किस हाईकोर्ट के जज रहे जस्टिस अन्नी अभिषेक रेड्डी को पटना हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया गया था? ये मई 2023 का करंट अफेयर्स है और इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, इस प्रश्न के हम राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है विकल्प नंबर ए, यानी कि तेलंगाना हाईकोर्ट के ये जज रह चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको एक बात ये भी बता दूं, इस सीरीज में जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों के बारे में ऑलरेडी हमने आपको विस्तृत तौर पर जानकारी दिया है। इसका पीडीएफ फाइल भी हमने आपको बीपीएससी मेकर ऐप पर उपलब्ध कराया है। लेकिन अगर हम बात करें इस सीरीज की, इस करंट अफेयर्स टेस्ट की, तो ये तमाम पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम पर भी मिलेंगे। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर फ्री में ये तमाम पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगा। लेकिन विस्तृत तौर पर जो पीडीएफ आपको मिलता है रेगुलर वे में, वो एप्लीकेशन पे मिलेगा। जो एप्लीकेशन में पेड कोर्स है, एक नॉमिनल सा चार्ज है, आप वहां से जाके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पर इसके बारे में हम विस्तार से बात करते हैं। जो प्रश्न पूछा गया है इसके आधार पर तो इसका राइट आंसर है तेलंगाना हाईकोर्ट। लेकिन अगर हम बात करें विस्तृत एक्सप्लेनेशन की, हालांकि यहाँ पर पूरा एक्सप्लेनेशन हमने नहीं दिया है जिस प्रकार डेली करंट अफेयर्स वाले सीरीज में हम आपको देते हैं। यहाँ पर कुछ चीजें हमने कटौती किया, लेकिन जो पीडीएफ आपको मिलेगा इसका, वहां पर और भी चीजें विस्तृत तौर पर होगी। हालांकि जो प्रश्न में पूछा गया है, तेलंगाना हाईकोर्ट के जज रहे जस्टिस अन्नी अभिषेक रेड्डी को हाल ही में पटना हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया गया था। अच्छा, आपको ये भी ध्यान रखना है, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो कि बिहार के राज्यपाल हैं इस समय, जो कि फागू चौहान के स्थान पर हैं, उन्होंने इन्हें कह सकते हैं शपथ दिलाया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, पटना हाईकोर्ट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी जज को राजभवन में शपथ ग्रहण कराया गया है। अब तक पटना हाईकोर्ट में ही, एक परिसर में, पटना हाईकोर्ट परिसर में ही ये शपथ ग्रहण समारोह होता था। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जब राजभवन में यह शपथ ग्रहण कराया गया। अब यहाँ पर चूंकि बात हो रही है पटना उच्च न्यायालय की, पटना हाई कोर्ट की, तो इसके बारे में भी कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न बने हैं। 3 फरवरी 1916 ये वो तिथि है जब पटना हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। यहाँ से प्रश्न आपको इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि पटना हाई कोर्ट ने किस तिथि से अपना कार्य प्रारंभ किया था? तो ये तिथि है 3 फरवरी 1916। अगर हम बात करें पटना हाई कोर्ट के मौजूदा वो 44वें न्यायाधीश की, यानी कि मुख्य न्यायाधीश की, तो अभी वर्तमान में पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं कृष्णन विनोद चंद्रन, जो कि केरल के रहने वाले। अच्छा, अगर हम बात करें राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर की, तो ये गोवा के रहने वाले हैं। तो ये सारी चीजें ध्यान रखें। अच्छा, कृष्णन विनोद चंद्रन की जो हम बात कर रहे हैं, तो ये संजय करोल के स्थान पर है। जो 43वें मुख्य न्यायाधीश थे संजय करोल, उनके स्थान पर अभी 44वें मुख्य न्यायाधीश हैं कौन? तो कृष्णन विनोद चंद्रन। चलिए, दूसरा प्रश्न है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने हाल ही में किस देश के पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी ग्रांट ब्रैडबर्न को नया कोच नियुक्त किया है? देखिए, इसका जो राइट आंसर है, यहाँ पर आपको प्रत्येक प्रश्न में अगर आपको लगे कि समय आपको कम मिल रहा है तो वीडियो को पॉज करके 5 से 7 सेकंड का समय लीजिए और देखिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। फिलहाल अगर हम बात करें इस प्रश्न के राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी। तो न्यूजीलैंड इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया कि इस देश के पूर्व ऑलराउंडर क्रिकेट खिलाड़ी ग्रांट ब्रैडबर्न को नया कोच नियुक्त किया है, तो आपको ध्यान रखिए न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं। इनसे संबंधित कुछ पॉइंट और भी है कि बतौर हेड कोच उनका जो कार्यकाल होगा वो अगले 2 साल का होगा, वो यहाँ पर जिक्र किया गया है। अच्छा, आपको ध्यान रखना है, इससे पहले ब्रैडबर्न स्कॉटलैंड की पुरुष टीम के मुख्य कोच थे, ये भी आप नोट करेंगे। अच्छा, भारतीय क्रिकेट के इतिहास की, भारतीय क्रिकेट के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें, तो मौजूदा समय में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के जो हेड कोच हैं
वो कौन है ये भी आपको ध्यान रखना है। तो राहुल द्रविड़ इस समय भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के हेड कोच है। लेकिन वहीं पर दूसरी ओर अगर हम बात करें भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कोच की, तो इस समय भारतीय महिला क्रिकेट टीम के हेड कोच की अगर हम बात करें तो रमेश पवार है। तो ये तमाम चीजें ध्यान रखें। अच्छा, क्रिकेट की बात हुई तो क्रिकेट के बारे में कई सारी जानकारी हमने रिसेंटली भी आपको दिया है कि अभी हाल ही में 13वां एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का आयोजन भारत की मेजबानी में किया गया, जो कि ओवरऑल चौथी बार भारत ने इसकी मेजबानी किया, अगर स्वतंत्र रूप से देखा जाए तो दूसरी बार। अच्छा, कई चीजें और भी हमने आपको बताया था कि ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर इस खिताब को अपने नाम किया, प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया विराट कोहली को। इसके अतिरिक्त और भी कई सारे प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में बनेंगे, जो हमने आपको बताया है। फिलहाल तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में हुए कर्नाटक विधानसभा चुनाव का परिणाम घोषित हुआ है। बताएं कि पार्टी और उन्हें मिले सीटों का कौन सा मिलान सही नहीं है, यानी कि कौन सा मिलान औसत है। अच्छा, कई छात्रों को ऐसा लग रहा होगा कि ये प्रश्न एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, पहले भी कई दफा इस तरह के प्रश्न बने हैं, तो इसी लिहाज से हमने यहाँ पर इसको सेट किया है, इस प्रश्न को यहाँ पर सेट किया है। अब यहाँ पर इस प्रश्न के हम बारे में बात करें कौन सा मिलान यहाँ पर सही नहीं है, तो राइट जो आंसर है वो है विकल्प नंबर डी। यानी कि जो यहाँ पर विकल्प नंबर डी में जनता दल यूनाइटेड के बारे में लिखा गया है, ये मिलान हमारा सत्य नहीं है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यही प्रश्न में पूछा जा रहा था। अच्छा, अगर हम बात करें इसके बारे में विस्तृत तौर पर, तो कर्नाटक की 224 सदस्यीय विधानसभा के नतीजे हाल ही में घोषित हुए थे। कांग्रेस को यहां पर बहुमत प्राप्त हुई थी, 135 सीटें कांग्रेस को मिली, भाजपा को 66 और जनता दल सेकुलर को 19। अच्छा, इसके बाद जब ये चुनाव का परिणाम सामने आया तो मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बीजेपी की, यानी कि बीजेपी से वो संबंधित थे, बीजेपी की पार्टी के नेता है, तो अपने हार के बाद राज्यपाल थावरचंद चंद गहलोत को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा था। अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ पर वहीं पे दूसरी ओर कि वर्तमान में कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है, तो सिद्धारमैया वर्तमान में कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री ने टाइम मैगजीन के कवर पेज पर अपनी जगह बनाई है। अच्छा, इसके बारे में भी हमने जानकारी आपको दिया था कि वे कौन से भारतीय हैं जो अब तक टाइम मैगजीन के कवर पेज पर फीचर किए हैं। इसके बारे में जानकारी देते हुए हमने आपको बताया था कि सर्वाधिक बार, हालांकि महात्मा गांधी को कुल मिलाकर 3 बार इसमें फीचर किया गया, लेकिन सर्वाधिक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू को किया गया था। ये तमाम चीजें ऑलरेडी हमारे द्वारा आपको बताया गया है। यहाँ पे प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न में जो पूछा गया इसके आधार पर अगर हम देखें तो दीपिका पादुकोण इसका राइट आंसर होगा। रिसेंटली दीपिका पादुकोण को टाइम मैगजीन के कवर पेज पर फीचर किया गया है, तो विकल्प नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। अच्छा, टाइम मैगजीन की बात हो रही है, दीपिका पादुकोण की बात हो रही है, तो इससे पहले 2018 में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की टाइम लिस्ट में भी उन्होंने जगह बनाया था इससे पहले। तो ये दोनों पॉइंट अति महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे जाने योग्य है। पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किनके द्वारा हाल ही में बुद्धम शरणम गच्छामि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा बुद्धम शरणम गच्छामि प्रदर्शनी का उद्घाटन अभी हाल ही में मीनाक्षी लेखी के द्वारा किया गया। विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। जो विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी है, इन्होंने 11 मई 2023 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी में बुद्धम शरणम गच्छामि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, जो कि यह प्रदर्शनी भगवान बुद्ध के जीवन पर आधारित है। अब यहाँ पर छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में मोदलम चेन्मो उत्सव, देखिए यहाँ पर प्रश्न मैं पुनः से पढ़ रहा हूँ, निम्नलिखित में से कहाँ हाल ही में मोदलम चेन्मो उत्सव आयोजित हुआ है। देखिए, इसका जो राइट आंसर है अभी हाल ही में मोदलम चेन्मो उत्सव आयोजित हुआ है लेह में, यानी कि विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना 11 मई 2023 को विश्व शांति और खुशी के लिए बौद्ध भिक्षुओं और ननों द्वारा 5 दिवसीय सामूहिक प्रार्थना शिविर या फिर प्रार्थना महोत्सव लद्दाख मोदलम चेन्मो की शुरुआत लेह लद्दाख में हुई, ये आपको ध्यान रखना। अच्छा, इसकी शुरुआत की बात करें तो ये 1991 में पहली बार आयोजित हुआ था और तभी से ये यहाँ पर मनाया जा रहा है। अच्छा, इसके अतिरिक्त एक और महोत्सव जो कि लद्दाख से ही संबंधित है, लोसार महोत्सव। हमने देखा कि कई बार यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बने हैं, खास करके महोत्सव वाले प्रश्न में आपको ध्यान रखना चाहिए, इस तरह के प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। तो ये भी आपको ध्यान लद्दाख से ही संबंधित है। लद्दाख में जो तिब्बती धर्मगुरु हैं उनके द्वारा ये वहां पर मुख्य रूप से ये सेलिब्रेट किया जाने वाला एक पारंपरिक त्योहार है। अच्छा, लोसार महोत्सव की बात करें तो ये नए साल की शुरुआत का जश्न के रूप में मना जाता है। लोसार एक तिब्बती शब्द है जिसका अर्थ ही होता है नया साल। ये नया साल से ही संबंधित है, इसे चिन्हित करने के लिए ये प्रत्येक वर्ष इसे सेलिब्रेट किया जाता है। अगला 7वें प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने
पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए अभी हाल ही में डीआरडीओ के साथ साझेदारी किया है? देखिए, इसका राइट आंसर होगा आईआईटी मद्रास, यानी कि विकल्प नंबर डी। अच्छा, आईआईटी मद्रास के बारे में कई सारी चीजें हमने आपको बताया था, आप यहाँ पर इस वाले पॉइंट को देखेंगे। फिलहाल ये तो आपको ध्यान रखना ही है, लेकिन एक्स्ट्रा फैक्ट में आप ये ध्यान रखेंगे, आईआईटी मद्रास ने अफ्रीकी देश तंजानिया में, एक्चुअली में तंजानिया में एक स्थान है, एक जगह है जंजीबार, तो तंजानिया के जंजीबार में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर स्थापित करने की घोषणा किया था। और इस लिहाज से देखें तो भारत का कोई भी प्रौद्योगिकी संस्थान भारत के बाहर अपना प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने वाला पहला कह सकते हैं संस्थान है। कौन है? तो आईआईटी मद्रास। हालांकि उसके बाद दूसरा संस्थान बना आईआईटी दिल्ली, जिन्होंने ये घोषणा की, ये समझौता किया है कि यूएई में अपना एक परिसर स्थापित करेगा। तो दोनों चीजें यहां से आप ध्यान रखेंगे। अगला 8वां प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में हाल ही में भारत के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई? देखिए, भारत का पहला ये पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की जो आधारशिला है, ये बिहार की राजधानी पटना में रखी गई है। तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बारे में चीजें यहाँ पर लिखी गई कि वर्तमान में भारत में कहीं भी पशुओं का कोई विश्वविद्यालय नहीं है। इस प्रकार पशुओं को समर्पित यह पहला पशु विज्ञान विश्वविद्यालय होगा। हालांकि सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस विश्वविद्यालय को बनाने में लगभग 889 करोड़ रुपए की लागत आएगी। अच्छा, इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह निर्देश दिया कि बिहार में 8 से 10 पंचायतों पर एक पशु अस्पताल भी खोला जाएगा। ये चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना। और जो प्रश्न में हमने आपको बताया कि जो अभी हाल ही में पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की जो आधारशिला पटना में रखी गई है, तो इसकी आधारशिला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा ही रखी गई है। अच्छा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करें तो ये बिहार के 22वें मुख्यमंत्री हैं और बतौर मुख्यमंत्री गांधी मैदान में सर्वाधिक 17 बार इन्होंने तिरंगा फहराया है। ये एक रिकॉर्ड है। इससे पहले 14 बार का जो सर्वाधिक रिकॉर्ड था वो बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह के नाम था। इसके अतिरिक्त एक जानकारी नीतीश कुमार से संबंधित ये भी आपको ध्यान रखना है कि 8 बार ये बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। 9वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली मुस्लिम महिला संघीय न्यायाधीश बनी है? इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि नुसरत चौधरी। ये काफी ज्यादा खबरों में था, ध्यान रखेंगे, विकल्प नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अमेरिकी सीनेट ने नागरिक अधिकार वकील नुसरत चौधरी को संघीय न्यायाधीश यानी कि फेडरल जज बनाने पर मोहर लगा दी और इस प्रकार अमेरिका के संघीय न्यायाधीश पद पर पहुंचने वाली ये पहली महिला या फिर पहली मुस्लिम महिला और पहली बांग्लादेशी अमेरिकी भी है। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर आपको समझना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर अमेरिका के जो संघीय सरकार है ये द्विसदनीय विधायिका है और इसी को ही कहा जाता है अमेरिकी कांग्रेस, जो कि आप इसे ध्यान रखेंगे, एक होता है सीनेट और दूसरा है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ये इसके 2 सदन है, तो ये भी आप समझिए। जिस प्रकार से भारत में अगर देखा जाए तो राज्यसभा और लोकसभा होता है, जिस प्रकार से अगर हम बात करें राज्यसभा की तो ये उच्च सदन होता है जिसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, जबकि लोकसभा की बात करें तो ये निचला सदन होता है। तो ये चीजें भी यहाँ पर आपको समझना है। अब चलते हैं 10वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि हाल ही में स्पेस एक्स ने किस देश के लिए सेटरिया नामक एक संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया है? इसका जो राइट आंसर है ये संबंधित है इंडोनेशिया से। विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अभी हाल ही में जो एलन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स, तो अभी हाल ही में इंडोनेशिया के लिए एक संचार उपग्रह सेटरिया 1 प्रक्षेपित किया है या फिर सफलतापूर्वक कक्षा में तैनात किया है। तो ये चीजें यहाँ से ध्यान रखना। अच्छा, यहाँ पर आपको कई चीजें पूछे जा सकते हैं, जैसे कि इस दूर संचार उपग्रह की बात करें तो अमेरिकी राज्य फ्लोरिडा के जो अमेरिकी राज्य फ्लोरिडा है यहाँ के कैप कैनावरल स्पेस फोर्स स्टेशन से 28 नहीं बल्कि 18 जून 2023 को फॉल्कन जो 9 रॉकेट है स्पेस एक्स का, उसके जरिए ये प्रक्षेपित किया गया था। ये भी चीजें यहाँ से समझना है। अच्छा, इसके अतिरिक्त कुछ चीजें यहाँ पर एक्स्ट्रा हमने शामिल किया, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके ये भी देख सकते हैं। चलिए, फिलहाल यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, चलते हैं अगले प्रश्न पे। लेकिन उससे पहले एक जानकारी आपको ये दे दूं, खास करके वैसे छात्रों को जो बीपीएससी टीचर एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं या फिर 70वीं बीपीएससी एग्जाम प्रिपरेशन में लगे हैं, बीपीएससी मेकर ऐप पर आपके लिए तमाम मटेरियल उपलब्ध है जो कि आपकी प्रारंभिक परीक्षा में आपका सिलेक्शन का निर्धारण करेगा। खास करके करंट अफेयर्स के जितने भी नोट्स हैं वो आपको दोनों कोर्स में उपलब्ध कराया गया है। सिलेबस आधारित नोट्स है, संपूर्ण बिहार जीके इसमें आपको मिलने वाले हैं पीडीएफ फॉर्म में। और इसके अतिरिक्त जो बीपीएससी का
प्रीवियस ईयर पेपर है वो भी आपको मिलेगा। करंट अफेयर्स का पूरा पैकेज इसमें इंक्लूडेड है। इसमें टेस्ट सीरीज आदि, सेक्शनल टेस्ट आदि इंक्लूडेड है। आप इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए, एक नॉमिनल सा चार्ज पर आपको उपलब्ध कराया गया एप्लीकेशन पे। अभी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिए। इसमें एक स्पेशल ऑफर भी है। ऑफर की जानकारी आपको वहीं पर एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। वहां पर आपको एक प्रोमो कोड दिखेगा जिसका इस्तेमाल करके आप वहां पर भारी डिस्काउंट पा सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पर हमारा अगला 11वां प्रश्न है कि अक्टूबर 2023 में भारत के किस राज्य में 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन किया गया? अच्छा, इसके बारे में भी हमने कई दफा आपको बताया है कि इसका जो आयोजन है ये गोवा में किया गया। तो विकल्प नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। 37वां राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन है ये गोवा में किया गया था और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने 28 जून 2023 को एक्चुअली में गोवा क्रांति दिवस के अवसर पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में अक्टूबर 2023 में होने वाले इस 37वें राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक शुभंकर और जर्सी लॉन्च किया था। अच्छा, शुभंकर की बात करें तो शुभंकर जो निर्धारित किया गया था इसका, ये था मोगा। ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखें। इसका पिछला संस्करण जो था 36वां राष्ट्रीय खेल, ये गुजरात के 6 शहरों में हुआ था। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 37वें राष्ट्रीय खेलों की। अब यहाँ पर ये सवाल उठता है कि बिहार इसमें पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा। चलिए, यहाँ पर मैं आपको 2-3 पॉइंट बता दूं कि बिहार इसमें पदक तालिका में 30वें स्थान पर रहा था। कौन से स्थान पर? तो 30वें स्थान पर। और बिहार ने इसमें 8 मेडल अपने नाम किया था। कितने? तो 8 मेडल बिहार ने अपने नाम किया। अच्छा, 36वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार को केवल 2 ही मेडल मिला था और दोनों के दोनों कांस्य ही पदक थे। हालांकि इस वर्ष बिहार का जो परफॉर्मेंस था वो बेहतर रहा। 8 पदकों के साथ बिहार 30वें स्थान पर रहा। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी कि NIRF 2023 के तहत भारत की टॉप 100 यूनिवर्सिटी में बिहार के कितने यूनिवर्सिटी शामिल है? देखिए, NIRF 2023 रैंकिंग की बात करें, अगर हम बात यूनिवर्सिटी कैटेगरी में देखें तो इसमें आपको समझना है कि बिहार का एक भी यूनिवर्सिटी इसमें शामिल नहीं है। अतः इस प्रश्न का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी। ये केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया जाने वाला एक रिपोर्ट है या फिर इंडेक्स है या फिर यूं कहें एक रैंकिंग है। इसमें अगर हम देखें यूनिवर्सिटी की कैटेगरी में तो टॉप 100 में बिहार की एक भी यूनिवर्सिटी शामिल नहीं है। हालांकि अगर हम संस्थानों की बात करें तो IIT पटना इस बार ओवरऑल रैंकिंग में 7 अंक लुढ़क कर 66वें स्थान पर चले गया। पिछले साल 59वें स्थान पर था। जबकि इंजीनियरिंग कैटेगरी में IIT पटना खिसक कर 41वें स्थान पर पहुंच गया और इसी कैटेगरी में NIT पटना 56वें स्थान पर है। अच्छा, NIRF रैंकिंग जो इसका नाम है या फिर जो इसकी शुरुआत जो हुई थी ये कब हुई थी, ये आपको ध्यान रखना। 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी और 2023 में इसका ये 8वां संस्करण था। और इसका पूरा नाम भी आपको ध्यान रखना, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी कि NIRF। यहाँ पर प्रश्न में हमसे पूछा गया था यूनिवर्सिटी में टॉप 100 की सूची में कितनी यूनिवर्सिटी बिहार के थे, तो एक भी नहीं। अगला प्रश्न है कि बिहार की किस जिले की कवित्री और मैथिली लोक गायिका सोनी चौधरी को बिहार रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए। ये बिहार के दरभंगा की रहने वाली है। तो ध्यान रखेंगे, बिहार के दरभंगा जिले की कवित्री और मैथिली लोक गायिका सोनी चौधरी को बेहतर गायकी के लिए 3 जून 2023 को बिहार रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। ये सभी वैसे प्रश्न हैं, चुनिंदे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो सभी को ध्यान से देखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार अगर आप विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि हाल ही में 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? काफी इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर होगा 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है या फिर 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 2023 में भी ये मनाया गया। लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा गया ये कौन सी इसकी वर्षगांठ है, तो अभी हाल ही में इसकी 50वीं वर्षगांठ मनाई गई। तो विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि 2023 में इसका विषय अर्थात थीम क्या था, तो बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन ये इसका 2023 का निर्धारित थीम था। हालांकि 2022 के थीम की बात करें तो ओनली वन अर्थ, मतलब केवल एक पृथ्वी इसका निर्धारित थीम था। ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अगर हम बात करें विश्व पर्यावरण दिवस के मनाने की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किया गया था, कब किया गया था, तो वर्ष 1972 में। अच्छा, वर्ष 1972 तो आपको ध्यान रखना ही है, लेकिन इसके एक वर्ष पश्चात 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। उस समय तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी भारत की वो थी इंदिरा गांधी। लेकिन अभी हाल ही में 2022 में
कब? तो 2022 में। कब? 17 सितंबर को। जिस तिथि को माननीय प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, तो उन्होंने अपने जन्मदिन के अवसर पर प्रोजेक्ट चीता का भी शुभारंभ किया था। तो दोनों चीजें यहाँ से ध्यान रखना है। 15 प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर होगा। आपको जानकारी दे दूं कि महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले को अब अहिल्याबाई होलकर नगर के नाम से जाना जाएगा। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अहिल्याबाई होलकर की 298वीं जयंती के अवसर पर किया। ये तो एक अलग पॉइंट है, लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा आपको ये भी ध्यान रख लेना है कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव किया गया है। अच्छा, एक जानकारी हमने आपको दिया था कि भारत में औरंगाबाद नाम का 2 स्थान है, एक तो महाराष्ट्र में है और एक बिहार में है। लेकिन महाराष्ट्र वाले औरंगाबाद का नाम बदलकर कर दिया गया क्या? तो छत्रपति संभाजी नगर, ये नोट कर लीजिएगा। और उस्मानाबाद का नाम बदलकर किया गया धाराशिव। 16 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं? इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए, यानी कि डेनिस फ्रांसिस, जो कि अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र महासभा की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र के जो 6 प्रमुख अंग हैं उन्हीं में से एक अंग है, और ये सबसे बड़ा अंग है। संयुक्त राष्ट्र का जो सबसे बड़ा अंग है वो है संयुक्त राष्ट्र महासभा। और अभी हाल ही में डेनिस फ्रांसिस को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ये आप यहाँ पर ध्यान रखें। अगर हम बात करें वे कहाँ के मूल निवासी हैं, तो वे कैरेबियन देश है त्रिनिदाद और टोबैगो के मूल नागरिक है। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना को लेकर हमने देखा है कि कई बार एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं ये है एंटोनियो गुटेरस, जो कि पुर्तगाल के रहने वाले हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है वे 1 जनवरी 2017 से इस पद पर हैं। ठीक है, तो इतनी सारी जानकारी यहाँ से आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है? काफी ज्यादा चर्चे का विषय रहा था। इसका राइट आंसर होगा अजय बंगा, जो कि भारतीय मूल के हैं। तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक अजय बंगा ने हाल ही में विश्व बैंक के अध्यक्ष का पद संभाला है। 3 मई 2023 को अजय बंगा को विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के तौर पर चुना गया, और उनका कार्यकाल अगले 5 वर्ष का है। अच्छा, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, कुछ चीजें यहाँ से पूछे जा सकते हैं कि अजय बंगा विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड अर्थात IMF की अध्यक्षता करने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति है, या फिर यूं कहें पहले भारतीय व्यक्ति हैं। दोनों तरीके से आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ पर भारतीय व्यक्ति की, तो आपको ये बोलना है भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक। ठीक है, अमेरिका की नागरिकता इनके पास है। हालांकि इनका जो ओरिजिन है वो भारत है। उनका जन्म 10 नवंबर 1959 को पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। ये आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। अगला 18 प्रश्न, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन के मामले में बिहार कौन से स्थान पर है? तो जो नवीनतम रिपोर्ट आई है इसके आधार पर बिहार इसमें पहले स्थान पर है। ध्यान देंगे, विकल्प नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बारे में हमने जानकारी आपको दिया था। इसके अतिरिक्त और भी कई सारे रिपोर्ट आए थे, वो भी हमने आपको बताया था। यहाँ से कुछ चीजें एग्जाम में प्रश्न के रूप में पूछे जाएंगे। एक तो ये जो रिपोर्ट आई उसके आधार पर एक प्रश्न बना ही, लेकिन अगर हम बात करें स्मार्ट प्रीपेड मीटर जो लगाने का जो कार्य है वो कब तक पूरा करने का लक्ष्य बिहार सरकार द्वारा रखा गया है, ये एक अहम प्रश्न यहाँ से साबित हो सकते हैं एग्जाम में। तो 2025 तक का ये लक्ष्य है। और वहीं पर दूसरी ओर हम बात करें बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का गठन कब हुआ था, तो 1958 में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का गठन हुआ था। लेकिन 1 नवंबर 2012 को इस बोर्ड को भंग करके 5 कंपनियां गठित की गई थी। इसका एक उद्देश्य यह था कि वित्तीय घाटे को कम करना। पिछले 65 वर्षों के इतिहास में देखा जाए तो कभी भी बिहार राज्य विद्युत जो बोर्ड है वो कभी भी फायदे में नहीं रहा था। रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में एक खुलासा किया गया कि ये पहली बार है जब बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की जो 5 कंपनियां गठित हुई तो इसमें मुनाफा देखने को मिला है। तो ये चीजें आपको समझना है। अगला प्रश्न है कि 69वें नेशनल फिल्म पुरस्कार के तहत पहली बार तेलुगु सिनेमा के किसी एक्टर को बेस्ट एक्टर का खिताब दिया गया है, उनका नाम क्या है? अच्छा, इसका जो राइट आंसर यह है विकल्प नंबर ए, यानी कि अल्लू अर्जुन। अच्छा, अगर आप लोग दक्षिण भारतीय सिनेमा देखते हैं, साउथ इंडियन सिनेमा को देखते हैं,
तो आप इन्हें अच्छी तरीके से जानते होंगे। इन्हें अभी हाल ही में ये 69वें नेशनल फ़िल्म पुरस्कार के तहत ये कह सकते हैं सर्वश्रेष्ठ या फिर बेस्ट एक्टर का खिताब दिया गया है। इसके बारे में यहाँ पर चीज़ें लिखी गई है, हालाँकि यहाँ पर हमने आपको जानकारी पहले भी दिया था इसके बारे में कि 69वें राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार समारोह का जो आयोजन है ये नई दिल्ली में किया गया। इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट प्रश्न निकल कर सामने आते हैं उनमें यहाँ पर कुछ चुनिंदे हमने शामिल किया है। जैसे बेस्ट एक्टर का जो पुरस्कार मिला ये अल्लू अर्जुन को उनकी फ़िल्म पुष्पा द राइज के लिए दिया गया। बेस्ट एक्ट्रेस का जो खिताब मिला वो आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए और कृति सेनन को मिमी के लिए, दोनों को संयुक्त तौर पर दिया गया। वहीं पे बेस्ट फीचर फिल्म की बात करें तो सरदार उधम, रॉकेटरी द नाबी इफेक्ट, ये दोनों फिल्म को दिया गया। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस की बात करें तो पल्लवी जोशी को द कश्मीर फाइल्स के लिए दिया गया। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर की बात करें तो पंकज त्रिपाठी को मिमी के लिए दिया गया। पंकज त्रिपाठी बिहार के गोपालगंज के रहने वाले हैं। इनकी पहली फिल्म जो 2014 में आई थी, रिलीज हुई थी, जिसमें अभिषेक बच्चन लीड रोल में थे, ये फिल्म का नाम था रन। आप सभी को मालूम होगा पंकज त्रिपाठी जो कि बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुके हैं और यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे भी गए थे। 2020 में आई थिंक पंकज त्रिपाठी बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर थे। उसके बाद मनोज तिवारी बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर बने और यहीं से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया। लेकिन वर्तमान में बिहार खादी की जो ब्रांड एम्बेसडर है ये है मैथिली ठाकुर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि प्रकाश श्रीवास्तव को अभी हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अच्छा, एनजीटी के बारे में कई जानकारी हमने आपको दिया है जो बिहार से संबंधित है, ध्यान से इस वाले पॉइंट को देखिएगा। हाल ही में एनजीटी अर्थात नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसे हिंदी में कहा जाता है राष्ट्रीय हरित अधिकरण। तो एनजीटी ने ठोस और तरल कचरे का वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन करने में नाकाम रहने पर बिहार सरकार पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति के तौर पर 4,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। ये आप यहां से ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। ये जुर्माना था 4,000 करोड़ रुपए का, जो कि यहाँ पर ये कारण दर्शाया गया है, इसी वजह से जुर्माना लगाया गया था। अच्छा, एनजीटी की स्थापना की बात करें तो 18 अक्टूबर 2010 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके पहले अध्यक्ष न्यायमूर्ति लोकेश्वर सिंह पंता थे। तो ये तमाम चीजें यहां से ध्यान रखिए। नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में इसरो का चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंड किया है। चंद्रयान 3 से संबंधित इनमें से कौन सा कथन असत्य है? हमें असत्य कथन की पहचान करना है। सारे विकल्पों को ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखा गया है। पहला विकल्प है कि 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3, एक्चुअली में चंद्रयान 3 के संदर्भ में यहाँ पर पॉइंट लिखे गए हैं, तो 14 जुलाई 2023 को इसे प्रक्षेपित किया गया था। ये कथन हमारा बिल्कुल सत्य है। दूसरा कथन है कि चांद की सतह पर 23 अगस्त को 6:04 लैंड किया था, ये भी सही है। और तीसरा कथन है कि भारत चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बना है, तो ये भी सत्य है। 3 विकल्प यहाँ पर सत्य है। हमें पूछा गया कौन सत्य नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई भी सत्य नहीं है, अर्थात उपयुक्त में से कोई नहीं। विकल्प नंबर डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा, ये यहाँ पर ध्यान रखना आपको। अब इसके बारे में चीजों को हम देख लेते हैं कि 23 जुलाई को चंद्रयान 3 जो है ये सॉफ्ट लैंडिंग किया था चंद्रमा की सतह पर। और आपको ध्यान रखना ये लॉन्च कब किया गया था, तो 14 जुलाई 2023 को। यहाँ से 2-3 पॉइंट मैं आपको शॉर्ट्स में बता दूं कि आपको ध्यान रखना है, भारत, अमेरिका, चाइना और सोवियत संघ के बाद चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश है। कंडीशन यहाँ पर यह है कि भारत के अतिरिक्त अमेरिका, चाइना और सोवियत संघ, जो ये तीनों देश नॉर्थ पोल पर पहुंचा है। लेकिन अगर हम भारत की दृष्टिकोण से देखें तो भारत दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल पर पहुंचने वाला ये दुनिया का पहला देश बना है। साउथ पोल चंद्रमा का वो क्षेत्र है, वो इलाका है जहां पर लगभग अंधेरा ही रहता है। ठीक है, ये आप यहां से ध्यान रखिए। और यहां पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बना है भारत। अगला प्रश्न है, हाल ही में खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर निम्नलिखित में से क्या किया गया है? तो अस्मिता महिला लीग किया गया। विकल्प नंबर बी करेक्ट यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इसके बारे में यहाँ पे लिखा गया, केंद्रीय युवा और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने घोषणा किया है कि प्रतिष्ठित खेलो इंडिया महिला लीग को अब स्मिता महिला लीग के नाम से जाना जाएगा। स्मिता जो शब्द है इसके बारे में आपको समझना है, इसका जो पूरा नाम होगा ये होगा अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमेन थ्रू एक्शन, ये इसका पूरा नाम होगा। खेलो इंडिया अर्थात लेट्स प्ले इंडिया जो अभियान है या फिर जो पहल है, भारत सरकार द्वारा ये 2017 में शुरू किया गया था, ये भी नोट कीजिए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को हाल ही में
विश्व जल सप्ताह आयोजित किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए इस प्रश्न के हम राइट आंसर की बात करें तो विश्व जल सप्ताह अभी हाल ही में 20 से 24 अगस्त 2023 को आयोजित किया गया। इसके बारे में पॉइंट लिखे गए हैं कि ये पहली बार, हालांकि 2023 में 20 से 24 अगस्त को सेलिब्रेट किया गया, लेकिन पहली बार 1991 में स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित किया गया था। ये चीजें यहाँ से ध्यान रखें। 2023 का निर्धारित थीम जो है वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसका निर्धारित थीम या फिर विषय था परिवर्तन के बीच जल आधारित दुनिया के लिए अभिनव समाधान। ये 2023 का इसका निर्धारित थीम था। 24 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक के द्वारा ऑल इन वन आयरिश मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि यस बैंक के द्वारा अभी हाल ही में ये लॉन्च किया गया। इसके बारे में यहाँ पे लिखा गया कि भारत के डिजिटल बैंकिंग की दिशा में यस बैंक ने ऑल इन वन आयरिश मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसके बारे में यहाँ पर और भी कुछ चीजें लिखा गया। इसका उद्देश्य क्या है? तो बैंकिंग सर्विसेज लेने के तरीके को सरल और आसान बनाने की दिशा में एक कह सकते हैं कदम है। तो ये यहाँ से ध्यान रखें, विकल्प नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 25वां नंबर प्रश्न है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण यानी कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बिहार के किस जिले को जुलाई 2023 में स्ट्रीट फूड हब का दर्जा देते हुए प्रमाणित किया था? इसका राइट आंसर होगा, आपको याद होगा, राइट आंसर है भागलपुर। इसके बारे में आपको ध्यान रखना, ये भागलपुर को जो ये सम्मान दिया गया है, इसमें साफ सफाई, कचरे का निस्तारण, कुकिंग और नॉन कुकिंग एरिया का निर्धारण, स्ट्रीट लाइट, आसपास के सफाई का स्तर समेत अन्य मानक पूरा करने के आधार पर भागलपुर को ये प्रमाण पत्र दिया गया है। दरअसल यहाँ पर आप इस वाले पॉइंट को समझिएगा कि हाल ही में स्ट्रीट फूड को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा FSSAI के सहयोग से मॉडर्नाइजेशन ऑफ 100 फूड स्ट्रीट नाम से एक योजना शुरू की गई थी। इसी के तहत अभी हाल ही में भागलपुर को ये सम्मान दिया गया है, यानी कि भागलपुर को स्ट्रीट फूड हब के रूप में चुना गया है। चलिए 26 नंबर प्रश्न है कि 29 जुलाई 2023 को दिल्ली के प्रगति मैदान में अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया? तो राइट आंसर होगा, इसका उद्घाटन अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। विकल्प नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की तीसरी वर्षगांठ के अवसर पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम या फिर सम्मेलन का उद्घाटन दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया और यह उद्घाटन किया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा। आपको ध्यान रखना 29 से लेकर 30 जुलाई 2023 तक ये आयोजित हुआ था और यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम श्री योजना के तहत पहली किस्त जारी की। और आपको ध्यान रखना इस योजना के तहत 14,500 से अधिक पीएम श्री स्कूलों की स्थापना का प्रावधान है, जो कि स्थापित किए जाएंगे आगामी आने वाले दिनों में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 27वां प्रश्न है कि कितने मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ हाल ही में एथलीट नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग 2023 का खिताब जीता है? तो करेक्ट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि 87.66 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ उन्होंने इस खिताब को अपने नाम किया है। अच्छा, इसके साथ ही इस सीजन में यह उनकी लगातार दूसरी जीत है। इससे पहले दोहा डायमंड लीग में भी उन्होंने 88.67 मीटर भाला फेंक कर पहला स्थान प्राप्त किया था और गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। हालांकि यह ओवरऑल डायमंड लीग में उनका चौथा गोल्ड मेडल है। लेकिन एक जानकारी मैं आपको यहाँ पर ये दे दूं टोक्यो ओलंपिक 2020 से संबंधित, क्योंकि इसी के बाद ये काफी ज्यादा प्रसिद्ध हुए थे। आपको ध्यान रखना है, ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। अगर हम बात करें टोक्यो 2020 की, तो नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर का भाला फेंक कर, यानी कि सर्वश्रेष्ठ थ्रो था ये इनका। इसके साथ ही इन्होंने यहाँ पर टोक्यो 2020 में स्वर्ण पदक अर्थात गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा था। ठीक है, ये चीजें यहाँ से ध्यान रखिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 28 नंबर प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के इतवारी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखने का फैसला किया है? तो ये संबंधित है किस राज्य सरकार से? तो महाराष्ट्र। विकल्प नंबर बी करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना, महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर जिले के इतवारी स्टेशन का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी स्टेशन करने का फैसला किया है। तो ये संबंधित है महाराष्ट्र से। 29 नंबर प्रश्न है कि किनके द्वारा हाल ही में वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए पीएम प्रणाम योजना को मंजूरी दिया गया है? तो राइट आंसर होगा, ये मंजूरी अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किया गया है।
आपको ध्यान रखना है कि केंद्र सरकार द्वारा पीएम प्रणाम योजना को मंजूरी दिया गया है। हालांकि इसकी घोषणा जो थी ये पहली बार केंद्र सरकार द्वारा 2023 से 24 वित्त वर्ष के बजट में किया गया था। इसके उद्देश्य की बात करें तो राज्यों को वैकल्पिक उर्वरक अपनाने के लिए प्रोत्साहित करके रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में कमी लाना, यही इसका मूल उद्देश्य है, जिसको लेकर अभी हाल ही में इसको मंजूरी दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अगला 30वां और अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर के एमडी और सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, यानी कि रोहित जावा। ठीक है, तो 30 प्रश्न आज की इस वीडियो में थे। आपने कितने प्रश्नों को यहाँ पर सही से हल किया है आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां पर हमें जरूर बताइए। अच्छा, अगर यहाँ पर प्रश्न में जो हमने आपको जानकारी जो दिया है, मैंने प्रश्न और आंसर को थोड़ा तेजी में पढ़ा था, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करने लगते हैं कि सर वीडियो को थोड़ा फास्ट कीजिए, थोड़ा तेजी में निकालिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि वीडियो में टाइमर लग जाए 5 से 10 सेकंड का, या फिर 5 से 10 सेकंड प्रत्येक प्रश्न में अगर समय दिया जाए तो वो अच्छा हो सकता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो इस वीडियो में आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। और आपका स्कोर क्या रहा है 30 प्रश्नों में से? अगर आपने 30 को सही से हल किया है तो समझिए कि आपकी जो तैयारी है वो उत्कृष्ट लेवल की है। और वहीं पर आपको घबराना नहीं है, पूरे सीरीज को आप लोग फॉलो कीजिएगा। हमारा मटेरियल वो सभी एप्लीकेशन पे है, आप उसको जाइए पढ़िए, और फ्री में वहां पर आपको क्विज भी मिल जाएगा। ये जो आप देख रही है सेक्शन, करंट अफेयर्स टेस्ट करके एक सेक्शन है एप्लीकेशन पे, वहां पर क्लिक करेंगे तो वहां पर एक भी रुपया आपको पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। आप वहां पर डेली बेसिस पर क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। निश्चित तौर पर आपकी तैयारी वहां से बेहतर होगी। तो अपना जो मार्क्स है जो आपने इस वीडियो में अर्जित किया है, आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर हमें बताइएगा कि आपका क्या ग्रेड रहा, आपने कितना स्कोर किया। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आपको लिखना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।